हाँ जी, ऑनलाइन आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक है। कोई नहीं, मैं ये वाला लगा लूँगा। चलो, पावर बीआई स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको जिन लोगों के पास भी अभी तक इंस्टॉल नहीं है, उनको पहले एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा-सा थ्योरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। वो थ्योरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के बाद फिर काम करना स्टार्ट करेंगे पावर बीआई में, ठीक है? देखो, पावर बीआई इंस्टॉल करने के ना 2 तरीके हैं। सबसे पहला काम तो ये रहा, स्क्रीन सभी को विज़िबल है ना ऑनलाइन? सबसे पहला काम तो यही है, आपके पास ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मिल जाएगा आपके पीसी पे। आप यहाँ पे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखो। बहुत स्लो चल रहा है। नेट नहीं, पीसी। बंद करो। देखो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करोगे ना, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक पावर बीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? या तो आप यहाँ पर सर्च बार में लिखिए ऊपर जाके पावर बीआई। यहाँ पर आपको पावर बीआई के ना 2 वर्जन्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? एक होगा पावर बीआई डेस्कटॉप, एक होगा पावर बीआई वर्कफ्लो। आपको यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना है, ठीक है? ये रहा, एक है यहाँ पे रिपोर्ट बिल्डर और डेस्कटॉप है। आप यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप या तो यहीं से डायरेक्टली गेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने यहाँ से पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल किया, तो वो आपको डेस्कटॉप पे यहाँ बाहर की तरफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको उसे एक्सेस करने के लिए ये रहा। आप अगर चाहते हो कि यहाँ डेस्कटॉप पे आपके पास शॉर्टकट क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ना माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके तब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो जो ये स्टार्ट बटन होगा आपके पास या जो ऑल आपके पास ऑल बटन आता है यहाँ लेफ्ट में, विंडोज़ 11 जिसके पास है, उनके पास यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा पावर बीआई। अभी इंस्टॉल मैंने नहीं करा, तो इसलिए अभी पावर बीआई नहीं दिखा रहा। तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, उस वाले केस में तो बस आपको यहाँ पे इंस्टॉल या गेट जो लिखा हुआ है, बस उसी पे क्लिक करना है, कोई अदर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, तो सपोज़ आपको यहाँ पे नॉर्मली पावर बीआई लिखना है गूगल पे आके। पावर बीआई डाउनलोड, ठीक है? आप देखो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, ठीक है? और डाउनलोड बटन यहाँ पे आपको मिला हुआ है। आप इस पे एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे ना वर्ज़न नंबर देखने के लिए मिल रहा है।
और आपको ये बता रहा है कि लास्ट किस दिन इसको अपडेट या फिर पब्लिश किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 14th ऑफ नवंबर लिखा हुआ है, 14 नवंबर को लास्ट इसे अपडेट किया गया है। और ये जो पावर बीआई है ना, ये हर थोड़े-थोड़े टाइम में अपडेट होता रहता है। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करने के लिए बोलेगा ये, ठीक है? हर अपडेट में छोटे-मोटे वर्ज़न्स के बेसिस पे चेंजेज़ आते रहते हैं, इंटरफ़ेस में चेंज आता रहता है, ठीक है? और कोई बहुत मेजर चेंज जब कभी आता है, तो यहाँ पर जो मेजर वर्ज़न का सबसे पहला नंबर है, जैसे कि 2 पॉइंट, तो ये मेजर नंबर चेंज होते हैं। जिसमें माइनर चेंजेज़ होंगे, उसमें बाद वाले नंबर्स ऐसे चेंज आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 1.9 वर्ज़न में एंड 2.0 वर्ज़न में मेजर चेंज क्या था कि इंटरफ़ेस जो आपको सामने दिखेगा, आगे अभी जब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो इंटरफ़ेस में काफ़ी डिफ़रेंस था। कि आपको कुछ फीचर्स पहले नहीं मिलते थे, बाद में मिलने लगे और उन फीचर्स की प्लेसमेंट को चेंज कर दिया गया, उनके शॉर्टकट्स को चेंज किया गया, ठीक है? तो अभी जैसे हमने यहाँ डाउनलोड किया है, एक बार ज़रा ये डाउनलोड स्क्रीन चेक करते हैं, अभी डाउनलोड हो रहा है। 2 मिनट दो जब तक ये डाउनलोड हो जाए, बस एक बार फिर इंस्टॉलेशन करा के एंड कर देंगे। स्पेस हाँ, लेता है, कितना हाँ। लेगा? करीब-करीब 1 जीबी के करीब लेगा।
देखो सेटअप फाइल यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है, हमारे डाउनलोड हो गई है, ठीक है। डायरेक्टली आप ये सेटअप फाइल पे क्लिक करो और आपको ना इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। ये ठीक है, रन पे क्लिक कीजिए। तो सर ये डेस्कटॉप पे होगा या फिर मेन शॉर्टकट आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा, फाइल आप कहीं भी सेव कर पाओगे। जैसे माई स्कूल का आ गया था। हाँ ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट, यस। तो सर ये हमारे ऑफिस के लैपटॉप पे हम नहीं कर सकते ना, उसके लिए वो हो जाएगा, उन्होंने लॉक लगाया हुआ है तो नहीं होगा। लॉक होता है, हम कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टोर भी बंद होगा। हाँ हाँ तो नहीं हो पाएगा उसमें। क्योंकि गूगल एक्सेस नहीं करते। एक बार ट्राई कर लोगे ऐसे करके, क्या पता हो भी जाए। तो होगा ही लॉक आ जाता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल साइट हुई ना जिससे हमने डाउनलोड किया। हाँ तो ठीक है, देखो ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा, नेक्स्ट क्लिक करना, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड एग्रीमेंट, अगेन नेक्स्ट। ठीक है, इस लोकेशन सी ड्राइव में जाके फाइल इंस्टॉल होंगी सारी, नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, ठीक है, यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे, इंस्टॉल। बस अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने देना है, पावर बीआई आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा पूरा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद फिर जो बेसिक इंटरफेस है, फिर आपको एक बार इंटरफेस बताता हूँ, और उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट कवर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो पावर बीआई है, जैसे अभी आपको पता चल ही गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही टूल है। ठीक है, अब देखो अगर आप किसी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी एप्पल के किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहोगे ना, तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उस केस में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जो लोग, या तो लोग अपने मैक में ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डलवा लेते हैं, या तो फिर वो क्या करते हैं कि कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं इसका, जो अल्टरनेटिव आपको टेब्ल्यू के नाम से आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, अच्छा चलो ये तो बात रही इंस्टॉलेशन की। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर पावर बीआई को एक्सप्लेन करना चाहूँ थोड़ा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होगा पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है, कि बिजनेस की इंटेलिजेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है पावर बीआई। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए कि आपके पास कुछ कॉमन स्टेप्स हैं, कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जिनके बेसिस पे पूरा पावर बीआई काम करता है, और उसी के लिए इसको डेवलप किया गया है। फर्स्ट स्टेप अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, या फर्स्ट आप कह सकते हो कि प्रोसेस काम करने का पावर बीआई में, वो होगा डेटा लोड।
लोड मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हो इंपोर्टिंग द डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर हमें क्या सपोर्ट करने के लिए मिलता है, पावर बीआई सपोर्ट करता है 120 से भी ज्यादा तरीके के डेटाबेसेस को। डेटाबेसेस यानी कि जहाँ पर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक्सेल फाइल हो गई, सीएसवी फाइल हो गई, एसक्यूएल फाइल हो गई, वो 120 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके की फाइलों को सपोर्ट करता है, जो कि और किसी सॉफ्टवेयर में प्रोवाइडेड नहीं है। अगर आप टेबल्यू की भी बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 70 डेटाबेसेस का ही सपोर्ट मिलता है बस। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास इंपोर्ट मोड। इंपोर्ट मोड का मतलब हमारे पास दो तरीके के इंपोर्ट मोड होते हैं, एक को बोला जाता है नेटिव इंपोर्ट, ठीक है, एक को बोला जाता है क्वेरी मोड। ठीक है, नेटिव और क्वेरी में क्या डिफरेंस है, इसको आप कई बार शॉर्ट फॉर्म में ना जे क्वेरी इंपोर्ट के नाम से भी आप देखते हो, जे क्वेरी भी कभी कभी से बोला जाता है। ये जे क्वेरी का, आई क्वेरी का, नेटिव इंपोर्ट का क्या मतलब है, देखो आपके पास डेटा दो तरीके से आपके पास आ सकता है। पहला ये कि आपकी ऑफलाइन किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल रखी है और आप उस फाइल के ऊपर कुछ भी चेंजेस अप्लाई करते हो और आगे फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करते हो। सेकेंड मोड इज कि आपका डेटा लाइव मैनर में चेंज हो रहा है। आपने ऐसा मूवीज में कई बार देखा होगा कि जैसे जो सेंसेक्स या शेयर मार्केट के जो ग्राफ्स होते हैं, निफ्टी वगैरह के ग्राफ्स होते हैं, वो लाइव मैनर में अपने आप चेंज होते रहते हैं। कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ग्राफ जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसा जो काम है, जो आपको लाइव मैनर में डेटा के काम करना पड़े, उसे जे क्वेरी मोड बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मोड क्वेरी होता है उसका नाम पूरा, इंपोर्ट क्वेरी मोड। ठीक है, लेकिन आप अगर नेटिव अपने खुद के पीसी में काम करना चाहते हैं तो आप उसे नेटिव इंपोर्ट मोड बोलते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो भी आपके डेटाबेसेस हैं, जो आपके फर्स्ट यहाँ पे आपने डेटाबेसेस देखे थे, उस डेटाबेसेस के कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रोवाइड करेंगे, कुछ आईडी पासवर्ड वगैरह। आप जैसे ही वो वैल्यूज वहां फिलअप करोगे, वैल्यूज फिलअप करते ही ऑटोमेटिकली आपके पास पूरा डेटा, पूरी क्वेरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी पावर बीआई के अंदर। सर ये मोड 2 टाइप के होते हैं? हाँ, जे क्वेरी और नेटिव। अच्छा नेटिव क्वेरी, ये दोनों अलग-अलग हैं? हाँ, एक है आप सिर्फ ऑफलाइन बेस अपने पीसी पे काम कर रहे हो, और एक है आप ऑनलाइन बेस लाइव डेटा पे काम कर रहे हो। लाइव डेटा इज आपका डेटा कभी भी लॉस भी हो सकता है, रह भी सकता है वहां पर। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो स्टेप आता है वो है लोड एंड ट्रांसफॉर्म। मैंने वैसे उल्टा लिख दिया, ये ट्रांसफॉर्म एंड लोड होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म एंड लोड का मीनिंग क्या है, सबसे पहली चीज, मशीन लर्निंग का फंडामेंटल है कि आपके पास जो भी डेटा है, वो डेटा में आपको जो भी चेंजेस करने हैं, आप चेंजेस करोगे अपने एक किसी भी कॉपी के ऊपर, आप अपने ओरिजिनल डेटा को डायरेक्टली चेंज ना करें। तो सपोज मैं कहता हूँ कि आपका डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, आपको पहले अपने डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, इस ट्रांसफॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। चेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज मैं कहता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत होगा, वैल्यूज मिसिंग होगी, बीच बीच में खाली जगह होंगी आपके पास, और साथ के साथ कुछ दो या दो से ज्यादा कॉलम का डेटा एक ही कॉलम में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और ऐसे अलग अलग चीजें, जिसे हम बोलते हैं क्या, आपका डेटा रॉ फॉर्म में था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया प्रोसेस फॉर्म में। ठीक है, कि आपका डेटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं था, आपने उसे कन्वर्ट किया प्रोसेस्ड फॉर्म में, देन उसके बाद आपने उसे लोड कर दिया कहाँ पर, पावर बीआई के अंदर। तो वही हो गया ना, जैसे सीएसवी फाइल को हमने एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया, हाँ, फिर उसके बाद हमने उसको पावर बीआई में करके लोड कर काम एक्सेल की तरह ही है, बस यहाँ पर ना स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा अलग से पूरा सेक्शन दिया हुआ है। रीजन क्यों दिया है, पावर बीआई में आप डायरेक्टली एडिटिंग नहीं कर सकते। डायरेक्टली एडिटिंग का मतलब, जैसे हम एक्सेल में किसी भी सेल के अंदर एंटर हो जाते थे, कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू लिख देते थे, ऐसा हमें यहाँ पर अलाउंस नहीं मिलती। आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म ही करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब प्री डिफाइंड स्टेप्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को प्रोसेस्ड डेटा बनाओगे, तब आप उसको पावर बीआई के अंदर लोड करोगे और आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में काम होगा। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास डेटा मॉडलिंग।
ठीक है। डेटा मॉडलिंग से मेरे पास क्या मीनिंग है, सपोज ये मेरी एक फाइल है, एक डेटा हो गया, या फिर हम ऐसे जान सकते हैं ये मेरा सपोज ये है मेन हेड ऑफिस, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा मेन हेड ऑफिस एक सब ब्रांच पे जाके अपना जो भी डिटेल्स है वो कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करे, ये इसकी अलग अलग सब ब्रांचेस हैं। सपोज एक दिल्ली, एक मैंने लिख दिया यूपी, एक मैंने लिख दिया राजस्थान, ठीक है। तो मेरा जो मेन हेड ऑफिस है वो कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेवेंसी रखता है राजस्थान से, या फिर मैं बोलता हूँ राजस्थान वाली ब्रांच दिल्ली से अगर किसी तरीके का डेटा शेयर करना चाहती है या फिर एक्सचेंज करना चाहती है इन्फॉर्मेशन का, तो वो कैसे कर सकती है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानेंगे। और आप अगर डेफिनेशन वाइज ध्यान दो तो डेटा मॉडलिंग को बोला जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर देन टू टेबल्स, ठीक है। जहां पर आप डेटा को मॉडल करने का मतलब ये समझोगे कि आप डेटा का रिलेशन डिफाइन कर रहे हो किसी दूसरे डेटा से, कि वो कैसे टाइप का रिलेशन शेयर कर रहा है, कितनी तरीके से वो वैल्यूज को अपडेट, ऑर्गेनाइज, मॉडिफाई और चेंज कर सकता है। क्या था डेफिनेशन? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ स्टेप जो कि होगा क्रिएटिंग मेजर्स। मेजर्स का मतलब क्या होता है, मेजर्स इज बेसिकली आपके के पूरे डेटा के बेसिस पे आप कुछ समरी पॉइंट्स तैयार करते हो, जिनको पावर बीआई की टर्म्स में मेजर्स बोला गया है। और ये मेजर्स कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं, इन मेजर्स को इस्तेमाल करने का तरीका होता है यूजिंग डेक्स कमांड। डेक्स कमांड क्या होती है, इनकी फुल फॉर्म होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कमांड्स। जैसे आप सभी ने इससे पहले एक्सेल अगर पढ़ा है तो एक्सेल में आपने देखा होगा ना, हम फॉर्मूलाज पुटअप कर सकते हैं। बेसिकली ये वही फॉर्मूलाज हैं, ये इसका मतलब फॉर्मूलाज ही है। और कुछ कुछ फॉर्मूलाज आपको सिमिलर टाइप के भी देखने के लिए मिलेंगे एक्सेल और पावर बीआई में। बस इनको यहाँ पे नाम दिया जाता है DAX, डेक्स कमांड्स, जिसको डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन फुल फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे इफ हो गया, सम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें सेम होंगी वहां पर। फिर आपका लास्ट पर्टिकुलर स्टेप आता है जिसे आप बोलते हैं विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मीनिंग आप अपने डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो, जो डेटा को आपने प्रोसेस करना शुरू किया था उसी डेटा का। फोरकास्टिंग मीन्स यहाँ पे डिस्प्ले करवाना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक फाइनल लास्ट स्टेप आता है दैट इज ऑप्शनल। वो ऑप्शनल स्टेप क्या है, शेयरिंग ऑफ डेटा। क्या आप चाहते हो कि आपकी पावर बीआई की फाइल एज इट इज फुल कंट्रोल के साथ सामने वाले पर्सन के पास शेयर हो जाए, या फिर आप सिर्फ एक पीडीएफ फॉर्म शेयर करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ डेटा इंटरेक्शन के फॉर्म पे ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, कुछ अलग अलग मोड्स हैं। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर ये 6 स्टेप्स पढ़े, 6 स्टेप्स के अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं जो पावर बीआई हमें ऑफर करता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। सबके लिए ना होने का मतलब क्या, कि अगर आप चेक करेंगे तो आपको ऐसे करके लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। तो आप यहाँ देखने के लिए मिलेगा पावर बीआई अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है। एक एक होता है पावर बीआई डेस्कटॉप, जो अभी हमने इंस्टॉल करा। इसका क्या काम है, आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और डैशबोर्ड अपने पीसी में स्टोर कर सकते हो। एक होता है हमारे पास क्लाउड बेस्ड पावर बीआई सर्विस। क्लाउड बेस्ड मतलब सारा डेटा भी ऑनलाइन क्लाउड पे होगा और शेयरिंग भी ऑनलाइन क्लाउड पे ही होगी, आपके पीसी में कोई काम नहीं होगा। सेकंड एक और है फिर पावर बीआई मोबाइल ऐप, कि आपने जो भी रिपोर्ट्स तैयार करी आप अपने मोबाइल में उन सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हो, ठीक है, ऑन द गो। फिर आता है हमारे पास एक पावर बीआई सर्विस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एक ये रिपोर्ट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है? ये रिपोर्ट बिल्डर क्या करता है कि आपको स्पेसिफिकली कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट्स और अरेंज हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए और बने-बनाए आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ये इसमें इनबिल्ट नहीं है? ये इनबिल्ट नहीं है, ये सारे पेड वर्जन्स हैं। अच्छा, ये एडॉब वर्जन होगा हाँ। पावर BI का, तो वो हमने नहीं लिया है। हाँ, हम जो फ्री टू यूज़ वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो पावर बीआई मोबाइल है और पावर बीआई डेस्कटॉप हमने है। डेस्कटॉप बना लिया। हमने डेस्कटॉप लिया है क्योंकि हम पीसी पे यूज़ कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में पावर बीआई मोबाइल भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। तो सर मोबाइल में कोई करता थोड़ी ना, उसमें डैशबोर्ड कैसे होता है? उसमें डैशबोर्ड इन द सेंस किसी ने पावर बीआई सर्विस में बनाया हुआ है बाय चांस और उसने आपको लिंक शेयर करी है, तो वो ओपन आपके एप्लीकेशन पे होगा। जैसे हम एप्लीकेशन में वो शेयर मार्केट के शेयर्स देखते हैं ना, लाइव मैनर में वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, सेम वही कंसेप्ट। हाँ, अब जैसे यहाँ पे लिखा है अ फ्री विंडो एप्लीकेशन यूज्ड टू डेवलपिंग रिपोर्ट्स अलाउ यूजर टू कनेक्ट डेटा सोर्सेज, ट्रांसफॉर्म डेटा, क्लीन डेटा, पावर क्वेरी, डेटा मॉडल, पावर पिवट, डिजाइन विजुअल्स, वही सारी चीजें जो अभी हमने 6 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करी है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं पावर बीआई की कि बेसिक इंटरफेस क्या है और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे आके लिखते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, आपको कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप पे देखो एक शॉर्टकट भी मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ स्टार्ट बटन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको स्टार्ट होने में और वर्क करने में ना थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप लोग कोशिश करना कि अगर पावर बीआई यूज कर रहे हो तो ज्यादा कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग ना हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं पावर बीआई ओपन करता हूँ ना, ये एक बेसिक इंटरफेस है जहाँ पर मेरे को सबसे पहले तो ये सकता, रीजन बीइंग जैसे ही मैं साइन इन करूंगा ना, मैं अपना अगर यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालता भी हूँ तो ये मुझसे बोलेगा कि आपको कंपल्सरीली किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन डोमेन से लॉग इन करना पड़ेगा, पर्सनल ईमेल आईडी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता भी हूँ, मैंने यहाँ पर एक नाम लिखने के बाद लिखा है gmail.com, मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी एक और डायलॉग बॉक्स आएगा और वो डायलॉग बॉक्स आने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे ईमेल लिखूंगा, देखो नहीं लगा ये। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है यू कांट साइन इन विद पर्सनल अकाउंट। आप पर्सनल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी आपकी डोमेन होता है, डोमेन यानी कि ये जो जीमेल लिखा है, आपको खुद का कोई डोमेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको खुद का डोमेन कहाँ से मिलेगा? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करेंगे, जिस कंपनी में आप काम करेंगे, आपको वहाँ पे उस कंपनी का नाम का डोमेन मिल जाएगा अपनी ईमेल आईडी के साथ। जैसे सर मेरा है RBOS.co.uk, हाँ, तो वो डोमेन वो डोमेन हो गया। तो आप यहाँ पर वो कंपनी के नाम के साथ, क्यों, लेकिन वो डोमेन उस कंपनी का एक्टिव भी होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो डोमेन एक्टिव है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और लॉगिन कर लोगे। जब आप यहाँ पे वो लॉगिन करोगे तब आपको ऑनलाइन शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पे? अभी मैं आपको शेयरिंग दिखाऊंगा कैसे होगी इसके बाद। ठीक है, लेकिन लॉगिन सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है। तो सर आपके पास नहीं? अभी नहीं। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले इंटरफेस में लेफ्ट साइड आते हैं होम, ये हमारा होम पेज ही है। ओपन, आपने कोई पावर बीआई रिपोर्ट पहले से बनाई हो उसे ओपन करना है। साइन इन ऑप्शन हमने देखा, पावर बीआई की कुछ सेटिंग्स एंड ऑप्शंस का यहाँ पे आप देखोगे एक वो है, ठीक है, डायलॉग। एक है अबाउट का ऑप्शन। ब्लैंक रिपोर्ट, ठीक है, वन लेक कैटलॉग, एक्सेल की वर्कबुक, एसक्यूएल का सर्वर, सैंपल डेटा और भी यहाँ पे अदर सोर्सेज है, वो अभी आपको यहाँ पे नहीं देखने। आप स्क्रॉल करोगे ना तो देखो यहाँ पर मैंने जो भी कुछ अब से पहले की फाइल्स ओपन करी है, मेरे को यहाँ रिसेंट फाइल्स वो दिखा रहा है। ये रिसेंट फाइल अभी आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल किया होगा आपने। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते ही ये आपको बेसिक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर जो छोटे-मोटे चेंजेस हैं, छोटे-मोटे चेंजेस यानी कि ये आपको कुछ इस तरीके से हाइड मिल सकता है या फिर आपको यहाँ विजुअलाइजेशन का अलग से एक मॉडल का रिबन मिल सकता है, ठीक है? तो ये छोटे-मोटे चेंजेस हैं जो अलग-अलग वर्जन्स के साथ आते रहते हैं। बेसिकली अभी हमें यहाँ क्या करना है, ये इंटरफेस समझते हैं कि ये इंटरफेस क्या है और इसमें यहाँ क्या नाम दिया जाता है, ठीक है?
तो अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये जो इंटरफेस है, इसमें मेरे पास एक एरिया डिफाइंड है अलग-अलग सेक्शन वाइज़, ठीक है? ये जो आपको सर्च बार मिलता है, ये आपको ऑनलाइन सर्चिंग के लिए अलाउंस देता है, ठीक है? इसके अलावा ये जो बार है, इसे बोला जाता है रिबन। मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें लिख के प्रोवाइड करूँगा। लेफ्ट साइड में आप जो ये एरिया देख पा रहे हैं, इसे बोला जाता है व्यू, VIEWS व्यूज़, ठीक है? और जो ये राइट साइड में एरिया है, इसे बोला जाता है पेन, PANE पेन। ये जो मेरे पास एरिया है, इसे बोला जाएगा ब्लैंक कैनवस, ठीक है? अगेन आपके नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जितने पेज की रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हो, और उसके अलावा ये आपको स्क्रॉल बार मिलता है ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करने के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक-एक करके शुरू करते हैं। ये आपके पास है सर्च बार, ठीक है? इसको बोलते हैं रिबन। रिबन मीन्स अलग-अलग वही कैटेगरी, जिस कैटेगरी के बेसिस पे आप काम करना चाहते हैं। देन अगेन ये जो आपके पास एरिया दिख रहा है, इसे बोला जाता है व्यूज़, ठीक है? आप अलग-अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे देख पाते हैं, इसीलिए नाम व्यू है। ये एरिया कहलाया जाता है ब्लैंक कैनवस। ब्लैंक कैनवस मीन्स कि आपके जो भी डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स तैयार होंगी, वो यहीं पे बनेंगी, ठीक है? अच्छा, ये रिबन यहाँ पर आ गया, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये रिबन है। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है? ये राइट साइड में जो एरिया है, इसे बोलते हैं पेन, PANE पेन। लेफ्ट पेन राइट पेन नहीं वो है? नहीं, विजुअलाइजेशन पेन, फिल्टर पेन और डेटा पेन। पेन बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर्स अलाउ करता है। फिल्टर्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, विजुअलाइजेशन के एक्स्ट्रा फीचर्स और डेटा के अलग फीचर्स, ठीक है? चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है इन सभी की। अब बेसिकली मैं यहाँ पर आपके सामने दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला है रिपोर्ट और दूसरा है डैशबोर्ड। तो आप यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड अगर आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी। रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास ना काफ़ी डिटेल्ड मल्टी पेज, यानी एक से ज़्यादा पेज के अंदर अलग-अलग डेटा हो सकता है एक ही डेटा सेट का। यानी कि जो डेटा सेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक ही है। उस एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग-अलग पेजेस पे आपने स्टोर करके दिखाया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में दिखाई है। जबकि जो डैशबोर्ड है, ये क्या करता है, हाई लेवल सिंगल पेज समरी बनाता है। यानी एक पेज के अंदर आपको समरी पॉइंट्स तैयार करने हैं, की पॉइंट्स बताने हैं, वो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड्स कहलाया जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे दोनों ही तरीके का काम करेंगे और हमारा क्या नाम है, 2 मेजर डेटा सेट पे काम करेंगे। एक डेटा सेट होगा छोटा डेटा सेट, जिसमें आप कम से कम डेटा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्ड कर सकते हो, वो सीखेंगे। और एक अभी फ़िलहाल हम लर्निंग के लिए डेटा सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डेटा ज़्यादातर सही नहीं होगा, जिसको कि हमें एक्चुअल में ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़, डेटा जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, डेटा को इम्पोर्ट करना। डेटा इम्पोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? आप देखो यहाँ ब्लैंक कैनवास में एक ऑप्शन मिलेगा, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेस का। उसके अलावा आप यहाँ होम पर भी देख सकते हो, गेट डेटा के नाम से ऑप्शन है। यहाँ पर आप मोर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऑल, यानी कि सभी तरीके के डेटाबेसेस जो कि सपोर्ट किए जाते हैं पावर बीआई के अंदर, उनकी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, जिसको कि आप देख सकते हो एक्सेल वर्कबुक, टेक्स्ट, CSV, XML फाइल, JSON फाइल, फोल्डर। फोल्डर यानी कि एक फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, वो सभी की सभी फाइल को रीड करना है, तो पूरा का पूरा फोल्डर भी पास कर सकते हो आप यहाँ पे। साथ के साथ पीडीएफ हो गया, ठीक है? अब जो आप यहाँ पे नाम देखने के लिए जा रहे हो, ये सारे ऑनलाइन बेस्ड डेटाबेसेस हैं, जैसे कि एक्सेस का डेटाबेस अलग होता है, MS एक्सेस, SQL का सर्वर हो गया, SQL सर्वर, ओरेकल सर्वर, IBM का सर्वर हो गया, IBM इन्फोमेक्स हो गया, IBM नेटिज़ा, PostgreSQL, MySQL डेटाबेस, ठीक है? साइबेस डेटाबेस, एम्पाला, Amazon रेडशिफ्ट, SAP बिजनेस, गूगल बिगक्वेरी, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा आ कहाँ से रहा है। सर इसमें वो आ जाएगा माइक्रो
मैक्रो इनेबल जो बनाना है इसमें तो आने नहीं, सिर्फ एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है आपको, वहां से डेटा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल के तौर पे सपोज अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट या सीएसवी पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका डेटा कहाँ है, आप बस वो बता दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली फाइल अगर ओपन करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर ये वाली फाइल ओपन करता हूँ, दिवाली सेल्स डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, आपके पास एक विंडो आएगी, एक विंडो जो कि आपको बताएगा कि डेटा आपके पास कैसा प्रीव्यू हो रहा है और क्या काम हो रहा है आपके पास। जो आप देखोगे हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था डेटा इंपोर्ट करना, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपका डेटा कहाँ रखा है आपने वो बता दिया और आप अपने पावर बीआई में लेके आना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेप था डेटा लोड करना या डेटा ट्रांसफॉर्म करना, वो हम यहाँ पर एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि अगर आपको पता है कि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है और 100% प्रोसेस्ड डेटा है, अब आपको सिर्फ सीधा रिपोर्ट बनानी है या आगे काम करना है, तो आप सीधा लोड पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही लोड पे क्लिक करोगे सारा डेटा आपका पावर बीआई में आ जाएगा और यहाँ पर आपको शो होने लगेगा बैकग्राउंड में। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए कि नहीं पूरा डेटा ठीक नहीं है, अभी मुझे यहाँ पे इसमें कुछ काम भी करना है और कुछ चेंजेस करने हैं, डेटा को क्लीन करना है, प्रोसेस करना है, तो आप करोगे क्या, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लोड कर देता हूँ, पहले एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि डेटा आएगा कैसे। जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा लोड करता हूँ, तो डेटा लोड करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, थोड़ा लोडिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपकी फाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी टेबल की हेडिंग है, कहाँ से आपको वैल्यू फिल करनी है। तो ये दिखा रहा है 11,000 रोज को लोड कर लिया गया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ सामने फिलहाल आपको ये ब्लैंक कैनवस ही मिल रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हो डेटा के अंदर दिवाली सेल्स डेटा आ गया। मैं यहाँ पर एक मेन्यू है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ कॉलम के नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अभी डेटा तो मुझे नहीं पता चल रहा। वो डेटा पता चलेगा मुझे यहाँ लेफ्ट साइड व्यूज में, जैसे यहाँ पे नाम था व्यूज, तो यहाँ पे टेबल व्यू है। हम अभी जहाँ पर है ये रिपोर्ट व्यू है, आप जो रिपोर्ट तैयार करोगे वो यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपके पास आता है मॉडल व्यू, मॉडल व्यू में हम डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे और उसके बाद है फिर डेक्स क्वेरी व्यू, डेटा जो हम डेक्स क्वेरी लिखेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। डेटा हमारा यहाँ टेबल व्यू में मिलेगा। जैसे ही मैं टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ इस तरीके से टेबल फॉर्म में आपके पास डेटा आ गया है। ठीक है, जो कि आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। अब आप रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करके चेंज करना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे जो ये लिखा है एज, आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मान लो ये होल नंबर नहीं डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल नंबर में चेंज हुआ, अब आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल कर सकते हो, लेकिन एक सेल पे नहीं, कंप्लीटली पूरे के पूरे कॉलम पे। ये बात कंपल्शन है सभी के लिए। ठीक है, कि आपको कंपल्सरीली पूरा कॉलम ही यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर इसका यूज क्या है, क्या यूज? ट्रांसफॉर्मेशन अभी आएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे मन में एक डाउट आ सकता है कि डेटा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो खाली MF लिखा है, 0 1 लिखा है, प्रॉपर्ली प्रोसेस तो नहीं है, मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी थी, लेकिन मैं पूरा डेटा लोड करके पावर बीआई में ला चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट व्यू पे आना है। आप यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में देखोगे एक ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफॉर्म डेटा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे करोगे तो ये वही ट्रांसफॉर्म डेटा है जो आपसे लोड करते टाइम पूछा गया था। और आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तो आपको एक न्यू विंडो ओपन होती हुई दिखती है जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, क्वेरी इज बेसिकली आपका हर एक सिंगल टास्क जो आप करने वाले हो, एंड एडिटर इज बेसिकली आप यहाँ पे वो चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप जो भी काम करोगे वो आया पावर क्वेरी एडिटर में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप यहाँ ऐसे डबल क्लिक करके या फिर सेल के अंदर एंटर होके या अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करके राइट नहीं कर सकते अभी भी। आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा क्या, नेम, कि इस टेबल का नाम है दिवाली सेल्स डेटा। अप्लाइड स्टेप यानी कि पहला स्टेप था ये सोर्स, सोर्स का मतलब है कि ये कहाँ पे फाइल स्टोर है। प्रमोटेड हेडर यानी जहां पे वो फाइल स्टोर थी वो फाइल को लाया गया और यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड कर दी गई पहली रो को। और उसके बाद है चेंज्ड टाइप, यानी कि यहाँ डेटा टाइप इसने खुद से बनाया कि ये जो एबीसी लिखा है, एबीसी का मतलब टेक्स्ट टाइप का डेटा नेम के अंदर स्टोर है। जो 1 2 3 लिखा है यानी कि नंबर फॉर्म का डेटा इस यूजर आईडी में स्टोर है। तो ये तीन काम यहाँ पर अभी आपको होते हुए मिल रहे हैं जो कि प्री अप्लाइड स्टेप्स है।
अब इसके बाद आप जो भी करोगे वो सारे आपको यहाँ राइट साइड में अप्लाइड स्टेप में देखने के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल जेड डायरेक्टली काम नहीं करेगा, अंडू बटन के लिए आपको अप्लाइड स्टेप को यहाँ से जाके क्रॉस या फिर इसे रिमूव करना होगा, तभी वो अप्लाइड स्टेप यहाँ से खत्म होंगे, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर, अच्छा देखो मान लो कि आपको जो भी कुछ काम करना है या नहीं करना है, एट द एंड अभी आप चाहते हो कि आप अपनी फाइल सेव करो, पावर बीआई बंद करो और बाद में अपना काम शुरू करो, तो आपको यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिए, जो भी आपने चेंजेस करे होंगे वो आपके पावर बीआई में यहाँ पर सेव होते हुए मिल जाएंगे। एक्सेल में भी तो सर होता है इसका option। हाँ, पावर क्वेरी एडिटर का, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म डेटा का, वो भी पावर क्वेरी एडिटर में ही होता है। जो एक्सेल में हमें देखने के लिए मिला है ट्रांसफॉर्म डेटा या पावर क्वेरी एडिटर, वो इसी का पार्ट है। यानी कि थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन पावर बीआई का दिया गया था एमएस एक्सेल में, जहां पर 100% जो फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं वो सारे फीचर नहीं मिलेंगे वहां पे कुछ कुछ पार्ट मिलेगा एमएस एक्सेल के अंदर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसफॉर्म डेटा का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये तो मैंने एक सिंगल फाइल डायरेक्टली आपको ऐसे लोड करके दिखाई, मैं ये फाइल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पावर बीआई भी बंद करता हूँ, डोंट सेव। मैं यहाँ से दोबारा काम स्टार्ट करने वाला हूँ। अगेन आप देखो यहाँ पावर बीआई डेस्कटॉप शॉर्टकट है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, पावर बीआई ओपन होगा और अगेन मैं आपको एक पूरा फोल्डर इंपोर्ट करके बताऊंगा, जहां पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपका एक पूरा फोल्डर है जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फाइल में एक ही कंपनी का डेटा आपके पास स्टोर है। तो आपको क्या करना है, अगेन देखो पावर बीआई ओपन किया, ये बेसिक इंटरफेस आ गया, ब्लैंक रिपोर्ट पे काम करना है, ठीक है। गेट डेटा, डेटा आपका कहाँ से आना चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे। जो देखो मैं यहाँ पे ऑल पे फोल्डर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे पूरा फोल्डर यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मैंने किया कनेक्ट। अब ये मुझसे पूछेगा एक डायलॉग बॉक्स में कि आपको कौन सा फोल्डर यहाँ पे चाहिए, फोल्डर पाथ। मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो फोल्डर है वो कुछ इस लोकेशन पे जाके स्टोर है। मैं यहाँ से फाइल्स के अंदर ये वाला फोल्डर चूज करना चाहता हूँ, क्लासिक मॉडल डेटा सेट, ठीक है। और मैंने ये क्लासिक मॉडल डेटा सेट पे क्लिक किया, ओके प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देखो ये फोल्डर की लोकेशन आ गई है, फाइल नहीं पूछी, पूरा फोल्डर पूछा है मुझसे। ओके प्रेस करता हूँ, तब बेसिकली क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना वो एक एक करके सभी को रीड करेगा। जहां पर देखो इसको कुछ इतनी सारी फाइल्स मिली और इसने बोला कि ये फाइल कैसी है, सीएसवी फाइल मिली है, तो यहाँ पे सीएसवी अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है मुझे। अगर कोई दूसरी फाइल भी होती तो यहाँ पे एक्सेल, एसक्यूएल या फिर जो भी अलग सॉफ्टवेयर है उसका एक्सटेंशन यहाँ मिल जाता, ठीक है। अब ये कह रहा है कंबाइन करना है, तो नहीं, डायरेक्टली ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते हम। मुझे पहले क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ मैं पहले डेटा को, ठीक है, कि मैं पहले चेक तो करूँ डेटा आया कि नहीं आया। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, फिर आप यहाँ पर देखोगे आपको ना डायरेक्टली कोई फाइल ओपन होके नहीं मिलेगी, आपको वो ओपन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या सिलेक्ट किया था, पूरा फोल्डर सिलेक्ट किया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उस फोल्डर में सारी फाइल मेरे काम की है, जो फाइल मेरे काम किया उसे मैं ऐड करूंगा और अपने पास यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो जैसे कि एक फाइल है कस्टमर्स डॉट सी एस वी, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां पर ये लिखा है बाइनरी, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन आएगा ऐड एज न्यू क्वेरी का। तो आप देखेंगे कि ये क्लासिक मॉडल डेटा सेट फोल्डर में मैंने क्वेरी ऐड करी, यानी कि एक फाइल ऐड करी है जो कि ये कस्टमर्स डॉट सी एस वी फाइल है। आप इस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए, तो डबल क्लिक करने के बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी पावर बीआई में। अब यहाँ राइट साइड में आप देखो यहाँ पे नाम ना पूरा पूरा का पूरा एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके इस फाइल को नाम दे देता हूँ कि ये कस्टमर्स वाली फाइल थी, तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी कस्टमर्स में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करा, आप देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको कस्टमर्स नाम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके मुझे क्या करना है, एक एक करके पहले मैं ये सारी फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ पावर बीआई में, उसके बाद फिर फर्दर हम काम करेंगे। तो सेकंड फाइल है एम्प्लॉइज, ऐड एज न्यू क्वेरी, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। आप चाहो तो अपनी फाइल के अलावा भी कोई भी नाम आप यहाँ रख सकते हो, ये नाम सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पावर बीआई में ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ऑफिस, राइट क्लिक किया, ऐड एज न्यू क्वेरी, इस पर डबल क्लिक करते हैं, नाम चेंज कर दिया। सर एक साथ ऐड नहीं कर सकते?
नहीं, एक एक करके आपको कौन सी फाइल चाहिए वो बताना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए ठीक है। अगेन अगर सारी सब कुछ चाहिए फिर इसको कोई ऑप्शन नहीं, सारी एक साथ नहीं कर सकते। ऑफिस हो गया, ऑफिस के बाद ऑर्डर डिटेल्स, राइट क्लिक, ऐड एज न्यू क्वेरी, डबल क्लिक किया, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस जरूर करना, तभी ये नाम चेंजेस सेव होंगे। ऑर्डर डिटेल्स के बाद अगेन राइट क्लिक, ऑर्डर टेबल, डबल क्लिक करा, orders, enter, then again payment, right click, then product line, enter, और डबल क्लिक करते हैं, ये फाइल ओपन होगी, देन प्रोडक्ट्स, राइट क्लिक, ऐड एज न्यू क्वेरी, प्रोडक्ट लिखा, एंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ सारी फाइलें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अभी करना है, ठीक है। फाइल को मुझे प्रॉपरली अरेंज, ऑर्गेनाइज सारी चीजें करनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, सारा डेटा पावर बीआई में ले आता हूँ। कैसे? क्लोज एंड अप्लाई, आपको यहाँ होम पे ही दिख जाएगा। क्लोज द क्वेरी एडिटर एंड अप्लाई द पेंडिंग चेंजेस। अब यहाँ क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करो और आप देखो देयर आर पेंडिंग चेंजेस, यानी कि अब ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और आपके एक एक करके वन बाय वन, अगर किसी टेबल में प्रॉब्लम होगी, आपका डेटा गलत होगा या डेटा अनआइडेंटिफाइड होगा, तो यहीं पे एरर आ जाएगा पहले कि पूरा डेटा लोड नहीं हुआ, और जिस टेबल में प्रॉब्लम है वहां पे क्रॉस मार्क के साथ और रीजन भी दिखाएगा। क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करा है बस डायरेक्ट, हाँ। तो देखो सभी में चेक मार्क बनाया और वर्किंग ऑन इट, अपने आप लोड हो रहा है। तो सारा डेटा आप यहाँ टेबल व्यू पे जब जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सारा टेबल व्यू में आपको डेटा देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, ऑफिसेज, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, पेमेंट और प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ तो देखो यहाँ कई जगह आपको ऐसे नल लिखा हुआ मिल रहा है, आपको कई जगह पर स्टेट्स में नल लिखा मिल रहा है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर आपको ऐसे जीरो लिखा मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव में आपको नल मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी टेबल, एम्प्लॉय टेबल्स, यहाँ पर भी आप देखो कि आपको अलग अलग तरीके के नाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑफिस टेबल पे आप जाते हो, ऑफिस में भी आपको यहाँ कुछ जगह पे नल वैल्यूज हैं, अलग अलग चीजें हैं, ऑर्डर डिटेल्स हैं, ठीक है। ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स में भी देखो यहाँ कमेंट्स में नल मिल रहा है, और भी ऐसी चीजें, ठीक है। डेट आपको यहाँ पे मिल रही है, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, पेमेंट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो देखो पूरा डेटा एग्जैक्टली सही तो नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ कुछ चीजें चेक भी करनी होंगी, चेंज भी करनी होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मतलब जाता हूँ मैं वापस से रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में जाके अगेन मेरे पास ऑप्शन तो है ही ट्रांसफॉर्म डेटा का, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, मैं वापस से पावर क्वेरी एडिटर पे आ जाऊंगा फिर दोबारा। अब वन बाय वन, टेबल बाय टेबल, यहाँ पर हम डेटा क्लीनिंग करना शुरू करते हैं पहले तो, ठीक है। डेटा क्लीनिंग करनी कैसे है, जब आप पावर बीआई में काम कर रहे हो तो देखो सबसे पहला और मेजोरिटी ऑफ काम तो आपका यही होना चाहिए कि आप चेक कर लो क्या जो डेटा आपका स्टोर है वो सही टाइप के अंदर स्टोर है, और सही टाइप को पता करने के लिए भी पावर बीआई में कितने टाइप अवेलेबल हैं। तो जो यहाँ पर ये 1 2 3 लिखा है ना, अब इसी कॉर्नर पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करते ही सारे डेटा टाइप आपको शो हो जाएंगे, और साथ के साथ आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो आपको ना ऐसे जो ये वैलिड, एरर, एम्प्टी और ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये देखने को नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलती है आपको, जब आप पावर क्वेरी एडिटर ओपन करते हो तो आपके पास एक रिबन होगा व्यू के नाम से, ये जो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ही मैं इस पे अनचेक और चेक करता हूँ तो आपको इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे कॉलम क्वालिटी पे चेक और अनचेक करोगे तो ये वैल्यूज आपको देखने के लिए और हाइड के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये आपको एनेबल करना होगा अपने अपने पास में। तो ये जो ग्रीन ग्रीन का क्या बता बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो हम आते हैं एक बार होम पे, एक बार ना चलो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 1 2 3, 1 2 3 पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखो जो नंबर्स वाले डेटा है वो यहाँ पे एक लाइन प्रोवाइड है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर यहाँ नंबर्स हैं।
ये सारा आपके डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं। ये आपका टेक्स्ट, बाइनरी ट्रू फॉल्स, और ये बाइनरी 0 1 वाला बाइनरी है, ठीक है। और यूजिंग लोकेल, लोकेल इज बेसिकली आप कोई अलग टाइप का फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो यहाँ डिफाइन होता है। तो मेरे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, नंबर्स के 4 फॉर्मेट है, डेट एंड टाइम के मेरे पास यहाँ पे 5 फॉर्मेट है, एक टेक्स्ट है और ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले डेसिमल नंबर, यानी कि कंपल्सरीली आपके जो भी कॉलम है उसमें डेसिमल पॉइंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, फिक्स डेसिमल नंबर। और देखो फिक्स डेसिमल नंबर के आगे ना ये करेंसी का सिंबल बना हुआ है, तो जो भी आपके अमाउंट्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ऐसी चीजें जिनके आगे आप करेंसी सिंबल लगाना चाहते हो उन्हें फिक्स डेसिमल नंबर पे चेंज करना है। होल नंबर्स, ये यहाँ पे सारे राउंड फिगर वैल्यूज होंगी। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो किसी कॉलम में डेट और टाइम दोनों एक साथ आने चाहिए, जैसे टाइम स्टैम्प आता था, तो डेट एंड टाइम आप यहाँ चूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ डेट चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, या पहले डेट लिखा है फिर टाइम लिखा है और उसके बाद IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, UST यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंडर्ड टाइम, EST यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम, वो टाइम लिखा है टाइम जोन के अकॉर्डिंग। या फिर ये ड्यूरेशन, ये टाइम कि आवर्स, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड और नैनो सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फिर इसके बाद टेक्स्ट, नॉर्मली आप चाहे कुछ भी लिखें अपने कीबोर्ड से, सब कुछ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो चलो डेटा टाइप हो गया, साथ के साथ ये यहाँ पे लिखा क्या है, देखो सबसे पहले वैलिड 100%, यानी कि जो डेटा टाइप है जो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स फिक्स्ड है, सॉरी होल नंबर फिक्स्ड है, 1 2 3 लिखा है, ये होल नंबर का सिंबल है ये रहा, ठीक है। ये कह रहा है कि ये कॉलम में जो होल नंबर्स है वो 100% जितनी भी वैल्यूज है सारे के सारे प्रॉपरली अपनी जगह पर फिट बैठता है, यानी कि एक भी डेटा ऐसा गलत नहीं है जो होल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो ना करे, यानी कि कहीं पर खाली वैल्यू नहीं है और कहीं पर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, कुछ अदर वैल्यू नहीं लिखी हुई। एरर, एरर का मतलब कि कुछ वैल्यू तो है लेकिन पावर बीआई उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा वो क्या है, तो वो एरर में काउंट करेगा। फिर लिखा है एम्प्टी, एम्प्टी मींस पावर बीआई की नजरों में वो सेल खाली हो, तो ऐसा इस पूरे रो में एक भी जगह नहीं है कि एम्प्टी कोई भी जगह यहाँ पर मिल जाए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या बता रहा है कि देखो आपके पास ना टोटल 122 यूनिक वैल्यूज हैं और 122 की 122 डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है, ठीक है। जिसको कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पर आते हैं कॉन्टैक्ट लास्ट नेम में। कॉन्टैक्ट लास्ट नेम में क्या कह रहा है, 108 डिस्टिंक्ट वैल्यू, टोटल 108 वैल्यूज हैं जो एक एक टाइम आपके पास जरूर यहाँ पे मिली हैं, जिसमें से 98 यूनिक्स हैं। तो यहाँ पे जो बार सबसे ज्यादा दिखा रहा है इसका मतलब क्या, एक ऐसा पर्सन होगा जो सबसे ज्यादा बार अपीयर करा है। देन यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो फिर अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो 88% डिस्टिंक्ट है, 98% यूनिक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो सबसे ज्यादा एक ही सेम यहाँ पे कॉलम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब कि इसको यहाँ पे समझाते हैं, स्टेट के बेस पे समझाते हैं इसको। देखो सपोज यहाँ पे ये ऐसा लिखा है 96 डिस्टिंक्ट है, 79 यूनिक है, यानी कि कोई भी कंट्री की ना 96 डिस्टिंक्ट यानी 96 सिटीज की बात होगी। अब देखो हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं है, कि ना कोई ऐसी सिटी है जो 2 बार आई है बस या 3 बार आई है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी वैल्यू है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी कम वैल्यू है, फिर मेजोरिटी ऑफ वैल्यूज एक जैसी है, यानी कि यूनिक आ रही है। मतलब ये कह रहा है कि 96 जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उसमें से 79 यूनिक है, जो बाकी की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज है, वो सेम है, सेम है, डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट है, हाँ, जो पेंडिंग है, हाँ, बाकी 79 सेम 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 है। और ये जो डुप्लीकेट वाली जो वैल्यूज है वो कितना ज्यादा रिपीट हुई हैं, तो यहाँ पर आपको वो बार की फॉर्म में दिखा रखा है कि कुछ ही वैल्यूज हैं जो ज्यादा रिपीट हुई हैं, जैसे यहाँ स्टेट में देखो एक ही कोई ऐसी वैल्यू होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी बट इस सबसे सारे ज्यादा। कॉलम में तो वैलिड एरर है, बट इस सब में 100% 0 0 ही है। हाँ अभी 0 0 है, अभी डेटा रीड करना पड़ेगा, आगे डेटा आएगा भी जहाँ एम्प्टी भी है। कैसे आएगा, सबसे पहली चीज कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग कस्टमर को दिया गया है,
यहाँ होल नंबर में सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे इससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, चेक भी नहीं करना। कस्टमर नंबर के बाद यहाँ पर आप देखो एक मेन्यू आइकन आपको दिख रहा है, ये मेन्यू आइकन पे आप क्लिक करते हो तो ये बेसिकली फिल्टर्स होते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट में जाके चेक कीजिए, आपको यहाँ पर कोई ब्लैंक या नल का नाम नहीं देखने को मिल रहा। साथ के साथ आप स्टार्टिंग में जाके चेक करिए, यहाँ भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब लगभग डेटा मेरा ठीक है ही है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम पे आते हैं कस्टमर नेम। अच्छा, अब देखो कस्टमर नेम अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसमें तो चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखो कि ना आपको यहाँ पे CO LTD ऐसे कंपनी लिमिटेड करके नाम मिल रहा है। तो बेसिकली ये कस्टमर नेम ना होकर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जिसको हमने कोई भी प्रोडक्ट को सेल करा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन होगा रीनेम का। या तो आप यहाँ रीनेम कर सकते हो कॉलम को, कॉलम का नाम चेंज कर दो, नहीं तो आप कस्टमर नेम के ऊपर डबल क्लिक करो, आप तब भी यहाँ पे अब रीनेम कर पाओगे इस नाम को। और आपको यहाँ पर अगर आप आते हो अगेन ट्रांसफॉर्म पे, तो यहाँ पर भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ रीनेम पे क्लिक करना है बस। तो ये 3 अलग-अलग मेथड है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। पावर बीआई का यही मेजॉरिटी ऑफ फायदा है कि आपको पावर बीआई बोला जाता है कि एक ईजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है। अब कोई सॉफ्टवेयर ईजी टू लर्न कब होता है, जब सेम ऑप्शन आपको अलग-अलग जगह पे अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बिजनेस नेम। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, ये बिजनेस नेम टेक्स्ट में ही होगा, इसको मैं ABC रहने देता हूँ। अब यह कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दो हैं। कॉन्टैक्ट इज बेसिकली कि किन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी डीलिंग कंप्लीट करी है, अपना डील प्रोसेस किसके साथ कंप्लीट किया है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये लास्ट नेम है फर्स्ट नेम है, दोनों अलग अलग कॉलम्स में प्रोवाइडेड है। मुझे क्या करना है, इसको सिंगल कॉलम बनाना है, लेकिन पहले फर्स्ट नेम आना चाहिए देन लास्ट नेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो कि चलो यहाँ पे एक दो नाम देख लेते हैं कि मतलब जीन पहले आना चाहिए, किंग बाद में, कैरिन पहले आना चाहिए, स्किमेट बाद में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो कॉलम मुझे चाहिए पहले वो कॉलम सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो, फिर जो सेकंड कॉलम आपको चाहिए वो सेकंड कॉलम सिलेक्ट कर दो। दोनों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आप जब ट्रांसफॉर्म पे आओगे तो ट्रांसफॉर्म में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा मर्ज कॉलम के नाम से। आप यहाँ पे कॉलम को मर्ज कर सकते हो। अब ये बोलेगा सेपरेटर, आपको दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद किसी चीज से सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ पे स्पेस से सेपरेट करना चाहता हूँ। और नाम क्या होना चाहिए यहाँ पर, नए कॉलम का कॉन्टेक्ट पर्सन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो वो जो दो कॉलम थे उनको कंबाइन करके एक सिंगल कॉलम बना दिया गया और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नेम में कॉन्टेक्ट पर्सन में वो नाम अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मान लो गलती हो गई, मैं दोबारा से रीड करना है तो राइट साइड में जो अप्लाइड स्टेप आ रहे हैं, जो कि यहाँ मर्ज कॉलम लिखा है, यहाँ से क्रॉस कर दो, वो मर्ज कॉलम वापस से हट जाएगा। यहाँ कंट्रोल Z काम नहीं करेगा बस। तो ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, तो कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम अगेन कंट्रोल कॉन्टैक्ट लास्ट नेम मैं मर्ज करता हूँ। और सपोज मैं जानबूझ के अब की बार क्या करूँ कि टैब प्रेस कर देते हैं, टैब यानी कि 4 स्पेस मिनिमम यहाँ आने चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन। तो जैसे एक्सेल वाले का ऑप्शन होता था, हम टाइटल ऐड कर सकते थे मिस्टर मिसेस, इसमें नहीं है, डायरेक्ट नहीं है ऐसे, वो डेक्स क्वेरीज में आएगा आगे, वो बंद पड़ा डायरेक्ट फॉर्मेट में होगा, नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट तो देखो अभी इसमें नहीं है वैसे ऑप्शन, वो आपको मिलेगा सिर्फ उसमें क्या नाम है डेक्स क्वेरीज में। ठीक है, हाँ आप यहाँ पे कॉलम नया कॉलम बना सकते हो। नया कॉलम इज कि ये नाम तो एज इट इज रहे, नए कॉलम में मिस्टर कैरीन मिसेस कैरीन ऐसे करके आ जाए। हाँ, फिर उसके बाद उसको दोबारा मर्ज करना पड़ेगा। उसको फर्स्ट को वन और सेकंड थर्ड को मर्ज कर दो।
ठीक है, तो ये तो मैंने देखो यहाँ पे नाम जानबूझ के कुछ ऐसे मर्ज करके दिखा दिए। नेक्स्ट है अगेन फोन। फोन तो मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी 0 to 9 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 120 यूनिक है, 121 डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसीलिए ये जो बार है वो दिखा रहा है एक नंबर रिपीटेड भी है। बाकी सारे नंबर यूनिक थी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फोन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ होल नंबर में। सर कुछ फोन नंबर तो पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ, अब जैसे ही मैंने उसको चेंज किया होल नंबर में, अब देखो यहाँ एरर आ गया, 70% एरर आ गया पूरे कॉलम में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो टाइप मैंने चेंज करा है, मैं इसको वापस मतलब दोबारा से रीडू कर देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो आप देखो कि कई नंबर्स के बीच में आपको यहाँ माइनस लिखा मिल रहा है, कई जगह आपको ऐसे ब्रैकेट मिल रहा है, प्लस सिंबल मिल रहा है। ठीक है, तो पावर बीआई अगर ये नंबर्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो नंबर्स है 0 to 9 वो तो कर पा रहा है, ब्रैकेट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा नंबर में, प्लस सिंबल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा नंबर में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या पता करना चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे गलत ही इंफॉर्मेशन हो। अगर मैं इसे टेक्स्ट में छोड़ना भी चाहता हूँ, तो मैं यहाँ मेन्यू पे आता हूँ और आप यहाँ पर देखो, सबसे अच्छा तरीका आप यहाँ पे लिख लो NULL, नल नहीं है, या फिर कैपिटल केस में NULL, तब भी नल नहीं है। ठीक है, आप एक बार जरा लास्ट में स्क्रॉल करके जाके देखिए, कोई अलग से वैल्यू होगी तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, सेम केस आपको कोई अलग से वैल्यू होगी तो स्टार्टिंग में पता चल जाएगी। लेकिन सर इसमें तो 122 रो है ना, हाँ, इसमें 121 ही दिखा रहा है। 121 डिस्टिंक्ट है। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते में ये रहा 122 आ गई ना पूरी। तो 121 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है, एक नंबर ऐसा है जो दो पर्सन्स के पास है, इसलिए यूनिक 120 हो गए, एक का डबल एक डुप्लीकेट है। हाँ, मतलब 120 अलग है और एक डुप्लीकेट एक डुप्लीकेट है। ये वाला है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है, अगर आप चाहते हो वो डुप्लीकेट नंबर डिलीट हो जाए, हट जाए, तो आप क्या करना, कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक आप करोगे, आपको यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिल रहा है। डुप्लीकेट कॉलम रिमूव करोगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। रिमूव अदर कॉलम, ये कॉलम नहीं, दूसरा कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, डुप्लीकेट कॉलम यानी इस कॉलम का एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। ऐड कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, यानी इसके बेसिस पे एक नया कॉलम ऐड करना है, या फिर रिमूव डुप्लीकेट्स, इस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दो। देखो जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई, 121 डिस्टिंक्ट 121 यूनिक आ गया। डुप्लीकेट को रिमूव करके क्या क्या कर दिया इसने, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो देख सकते हैं कौन सा डिलीट किया है। नहीं एग्जैक्ट विजिबली डायरेक्ट तो नहीं, एक बार देखता हूँ नहीं, डिलीट करने के पहले देख सकते हैं आप। कि डुप्लीकेट कौन हाँ, सा है। हाँ, नहीं, वो भी एक्सेल में देख सकते थे ना। इसमें तो अलग से कलर हाँ, कलर तो आ फिर जाता सर है। ये हम एडोब एक्सेल क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो एक्सेल में नहीं होती। इसने रो ही डिलीट कर दी क्या पूरी? हाँ, इसने पूरी रो ही डिलीट कर दी है, एक वैल्यू नहीं पूरी रो डिलीट कर दी है जहाँ डुप्लीकेट थी वैल्यू। ठीक है, पूरी रो। हाँ, तो पूरा रो ही तो डिलीट होगा सर, अगर उसकी वैल्यू आपने डिलीट मारा तो। मान लो जहाँ डुप्लीकेट पहली बार तो नंबर मिल गया, दूसरी बार जैसे ही नंबर रिपीट होता तो एक सिंगल सेल की वैल्यू डिलीट हो जाती। अब कह रहे वो ब्लैंक हो जाता, हाँ, बाकी सारा तो उसने पूरा रो ही डिलीट कर दिया। सारा डिलीट तो गलत है। हाँ, तो मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स वाला स्टेप वापस से हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो अब यहाँ पे 122 रोज हो गई हैं, ये रही। ठीक है, अच्छा ये पता चलता एक्सेल में पता नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एड्रेस लाइन 1। यहाँ पे देखो 122 डिस्टिंक्ट 122 यूनिक, ये एड्रेस स्टोर होगा, जिस भी ये ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस नेम लिखा है उसका एड्रेस होगा। अच्छा, एड्रेस में मुझे सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ नंबर है, स्ट्रीट नेम है, कॉमा, स्पेशल सिंबल, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा है।
प्रॉब्लम ये है कि जो एड्रेस लाइन 2 है, यहाँ पे ना देखो ऐसे नल नल लिखा हुआ है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 100% वैलिड डेटा है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, जिस भी इंसान ने ये डेटा को स्टोर किया, जब उसे एड्रेस लाइन 2 में कुछ नहीं मिला, उसने अपने कीबोर्ड से NUNN नल टाइप करके छोड़ दिया। उसने ऐसा नहीं करा कि उसे खाली छोड़ दे। अगर आपको चाहिए कि पावर बीआई पता कर पाए कि ये नल का मतलब एक्चुअल में एम्प्टी है, तो आपको ये वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? एड्रेस लाइन 2 पे राइट क्लिक करना है, आपको कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना है, यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यूज को नई वैल्यू में चेंज करना है। तो इस कॉलम में NUNN नल लिखा है, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो स्मॉल केस नल से। पावर बीआई केस सेंसिटिव है, जो कि स्मॉल कैपिटल नल को अलग ट्रीट करेगा, स्मॉल नल को अलग ट्रीट करेगा। जब आप वैल्यूज को स्मॉल नल लिखकर रिप्लेस कर दोगे, तब आप यहाँ पर देखना कि एम्प्टी 82% वैल्यू नल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो ऐसे इटैलिक फॉन्ट में लिखी हुई आ रही है। सर इसमें कंट्रोल है नहीं, करने का। ठीक है। तो अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्या मेरा मेजॉरिटी ऑफ कॉलम तो खाली है और ये एड्रेस ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है किल्ड्रा रोड, मैं ये लेवल 3 के साथ ही एडजस्ट कर दूं, और जहाँ पे नल लिखा है वहां पे कुछ ऐड होगा ही नहीं, यानी कि मैं 2 कॉलम को ऐड कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल, पहले एड्रेस लाइन 1 रहना हाँ, चाहिए, फिर देन कंट्रोल, फिर एड्रेस लाइन 2 आना चाहिए और उसके बाद मर्ज कॉलम। ठीक है, सेपरेटर इज अ स्पेस और नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ एड्रेस। ओके, ये हट जाएगा और एक सिंगल कॉलम। हाँ एक सिंगल कॉलम में आ गया। तो यहाँ देखो ये जो किल्ड्रा रोड था, इसके जस्ट आगे लेवल 3 भी ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं सिटी पे। सिटी अगेन टेक्स्ट टाइप का डेटा 100% वैलिड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टेट, स्टेट में अच्छा, अब देखो जैसे मैंने मिस्टेक यहाँ पे पकड़ी कि किसी ने नल अपने कीबोर्ड से टाइप करके लिख दिया, तो क्या सिटी में तो ऐसा नहीं है कि नल लिखा हुआ है? तो मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ NU, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। कैपिटल केस में लिखता हूँ NU, तो भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि कोई नल वैल्यू नहीं है यहाँ पर। स्टेट के अंदर एक तो मुझे सामने देखने के लिए ही मिल रहा है, हटा दो। ठीक है, एक तो मुझे सामने नल देखने को मिल ही रहा है। आप ऐसे फिल्टर्स में जाके यहाँ पर लिख कर भी सर्च कर सकते हो कि आपने NU लिखा तो नल वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगेन राइट क्लिक करना है, रिप्लेस वैल्यूज, और मुझे कैपिटल केस नल को चेंज करना है स्मॉल केस नल में। ओके प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको 60% यहाँ पे वैल्यूज एम्प्टी देखने के लिए मिल रही है। तो लॉजिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्टेट्स का पूरा नाम भी नहीं है, ज्यादातर वैल्यूज यहाँ पे शॉर्टकट्स ही हैं। आप यहाँ स्टेट्स पे आओ, देखो कि नल आपको देखो अब यहाँ ब्रैकेट में सबसे ऊपर ही मिल गया, या तो ये सबसे ऊपर नहीं तो सबसे लास्ट में मिल जाता है। ज्यादातर आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है, प्रॉपर नाम तो एक दो ही है आपके पास। तो क्या मैं अगेन फिर दोबारा ऐसा कर सकता हूँ कि सिटी एंड स्टेट को मर्ज कर दूं और यहाँ पे मैं सिटी नाम ही रहने देता हूँ, और इनको सेपरेट, किससे सेपरेटर क्या करूंगा, कॉमा ऐड कर देता हूँ कि सिटी कॉमा स्टेट का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैंने सिटी पे सिलेक्ट किया, देन स्टेट सिलेक्ट किया, मर्ज कॉलम करते हैं, दोनों कॉलम मर्ज हो जाए, सेपरेटर इज अ कॉमा, और कॉलम का नाम मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ। ओके प्रेस करते हैं। हाँ, ये रहा सैन राफेल कॉमा CA, कुछ यहाँ पर ऐसी वैल्यूज आ गई हैं। ये जो सिटी डॉट 1 लिखा है ना, यहाँ पे गलती से आ गया शायद, मैं सिटी लिखकर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, पोस्टल कोड, हर किसी पोस्टल कोड होते हैं। यहाँ पे देखो नॉर्मली S-958 तो ये S एक टेक्स्ट हो गया, माइनस भी स्पेशल सिंबल हो गया, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने इसको होल नंबर दिया है। सर हम जो काम कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, ऊपर ही फॉर्मूला बार में लिख के आ रहे हैं। हाँ, ये तो पावर बीआई ने इंटरनली जो कॉलम्स हैं उनको यहाँ पे लिखा है। ये मैंने टच करना। हाँ, खुद से भी कर सकते हैं इसको, जैसे अभी नहीं, बाद में। हाँ,
कंट्री बेसिकली यहाँ पे सभी कंट्रीज के नाम है, 100% वैलिड आ रहा है। एक बार यहाँ पे नल चेक कर लेते हैं कि कहीं पे नल तो नहीं लिखा, NU नहीं है नल यहाँ पे, ये डेटा सही है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर, यानी कि ये जो मेरी बिजनेस नेम है, ये जो कंपनी वाले हैं, इन लोगों को, ये लोग होंगे, ये उन लोगों का नाम होगा जिन नाम के लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से डील किया, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी दी हुई है, जिसमें आप देखो यहाँ पर कुछ जगह पर नल भी है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रिप्लेस वैल्यू, सबसे पहले तो मैं रिप्लेस करता हूँ, वैल्यू टू फाइंड नल को चेंज कर देता हूँ स्मॉल केस नल में एंड एंटर। अब आप यहाँ देखोगे कि मैं अगर यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ कि नल कितनी वैल्यूज है, खाली नल को सिलेक्ट करो तो देखो इतने लोगों का कोई डेटा प्रोवाइडेड नहीं है मेरे पास। मतलब आपने वो नल को ब्लैंक कंसीडर करा था, आपने उसको एक वैल्यू दे दी ताकि ये पहले वो वैल्यू कंसीडर कर रहा था, मैंने ब्लैंक कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करते हैं, एक बार जरा सारा डेटा शो हो जाए। अब देखो मेरे लिए तो ना बड़ी परेशानी है कि मैं यहाँ पे किसका नाम स्टोर करूँ नल की जगह पे। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये जिनके साथ भी डील हुआ है, अच्छा सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे होल नंबर में चेंज और कर देते हैं। हाँ अब देखो वैलिड डेटा 82% और एम्प्टी वैल्यूज 18% आ गई, यानी 18% डेटा मेरे पास ऐसा है कि मेरे को नहीं पता उन लोगों के साथ किसने डील किया है। अब यहाँ पे ना कुछ 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऐसे केसेस में जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है कि किन्होंने उनसे बात करी है, उसको कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही हैंडल करे कि आप ही का काम है, जिनका रिकॉर्ड नहीं है आप उन्हें हैंडल करो। तो आप नल की जगह पर उन लोगों की आईडी लिखोगे यहाँ पर, या तो आप रैंडमली किसी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है रैंडमली आप लोग आपस में संभाल लो और जिसको जिसके साथ डील करना है वो कंप्लीट कर लो। या तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्पेसिफाइड कोई ना कोई पर्सन होगा जरूर, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यूज फिलअप करनी है। तो सपोज जो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, मैं एक बार क्या करता हूँ, कस्टमर्स की जगह ना एम्प्लॉय टेबल पे आता हूँ। तो देखो ये वही एम्प्लॉय नंबर है जो मुझे वहाँ कस्टमर्स टेबल में देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक्सटेंशन, ऑफिस कोड, रिपोर्ट्स टू और जॉब टाइटल। जॉब टाइटल इज बेसिकली, मैं यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय का नंबर नहीं लिख सकता जो खुद प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या मैनेजर है। कौन डील करेगा किसी भी कस्टमर से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं जो भी नंबर होगा या तो स्पेसिफाइड मुझे यहाँ पर पता हो, और पता होने के साथ साथ क्या है कि एक डेजिग्नेशन हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर की बात करता हूँ कि ऐसे लोग जिनकी कोई डिटेल नहीं है उनको सिर्फ सेल्स मैनेजर ही हैंडल करने वाला है, तो मैं वहां पे आईडी कोड लिखना चाहता हूँ 1143। ठीक है, तो मैं कस्टमर्स टेबल पे जाता हूँ, यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर पे राइट क्लिक करते हैं, रिप्लेस करता हूँ अगेन। रिप्लेस किसको, स्मॉल केस नल वैल्यूज जितनी भी है ना, वहां पर आप रिप्लेस कर दो 1143 वाला नंबर। तो जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे चेंज हो जाएगा 1143। अब आप देखो 0 एम्प्टी 100% फुल हो गया। तो एक काम तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये रिप्लेस्ड वैल्यूज का जो स्टेप है मैं इसको हटा देता हूँ, वापस से यहाँ नल वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। एक यहाँ पे ना रैंडम मेथड है। एक रैंडम मेथड क्या है, आप कॉलम सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसफॉर्म पे आइए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फिल के नाम से। ठीक है, अब देखो फिल डाउन और फिल अप दो ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे एरो की से आपको समझा भी रहा है। फिल डाउन का मतलब कि ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई है 1165, इसी को नीचे कॉपी कर दे, डाउन साइड में फिल अप करता चला जाए। फिल अप मतलब जैसे यहाँ पे ब्लैक मार्क लगा है कि नीचे की तरफ वैल्यू है वो ऊपर ऊपर सेम कॉपी पेस्ट करता हुआ चला जाए। तो रैंडमली अगर आपको असाइन करना है तो आप यहाँ पे फिल अप या फिल डाउन यूज कर लो। सपोज मैं यहाँ फिल डाउन यूज कर लेता हूँ, तो देखो 1165 सेम वैल्यू कॉपी हो गई जहां जहां पे नल वैल्यूज थी, मतलब उसके नीचे। हाँ ठीक है। तो हम ऐसे रैंडमली असाइन कर सकते हैं। सर जैसे एम्प्लॉयज वाली टेबल में हाँ 23 मतलब वैल्यू थी, डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो मतलब इसमें तो दे रखे हैं, हमें कस्टमर का आईडी दे रखी है, कस्टमर की आईडी उसमें नहीं दे रखी, तो इससे हम उसमें लिख सकते हैं कि मतलब जिसकी डिटेल ये हो। नहीं दी तो है यहाँ पर भी, कस्टमर की खुद का है, आईडी भी है, कस्टमर नहीं नंबर। आईडी है सर, लेकिन इसमें 16 है टोटल।
और उसमें 23 है। ये कस्टमर नंबर तो 122 है। ये नहीं सर, जो आपने अभी चेंज किया है। जो चेंज करा है उसकी बात कर रहे हैं, जो भी आपने एम्प्लॉय नंबर। हाँ, ये जो मैंने रखी है ना, कस्टमर में कर सकते हैं। इसमें 15 है जैसे हाँ। तो एम्प्लॉयज वाली टेबल में 23 थे, 23 यूनिक वैल्यू। हाँ, तो उससे हम इसमें ला सकते हैं, जैसे जो नल वैल्यू थी उसमें बाकी साइड के रो की डिटेल चेक करेंगे, ये डिटेल अगर मैच हो रही है। अच्छा, मैचिंग के बेस पे। हाँ, वो काम आप यूजिंग डेक्स फंक्शन कर सकते हो। या तो यूजिंग डेक्स फंक्शन आप वो काम कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इस कॉलम में नहीं होगा, एक नया कॉलम बन जाएगा, वहां पे मैचिंग के बेस पे आप वैल्यू को फिल कर पाओगे, एग्जैक्ट इस कॉलम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब हम यहाँ ऐड कॉलम वाले पार्ट पे आएंगे। अभी फिलहाल हम ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है सर, ये जो 1165 आपने फिल डाउन करा, तो ये तो फिर दो लोगों का सेम नहीं हो जाएगा नंबर? हाँ, ऑब्वियसली। अब देखो, जो एम्प्लॉइज है मेरे पास, एम्प्लॉइज में मेरे पास जितने भी सेल्स करने वाले लोग हैं, वो सेलिंग पर्सन तो सेम ही रहता है ना, हर रोज या फिर हर टाइम के बाद उसके पास जो कस्टमर है वो तो बार बार रिपीट होते रहते हैं या दूसरे दूसरे आते रहते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 बार सेम रिपीट हो भी गया, जो कि आप यहाँ कॉलम में भी देखो, 15 टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन यूनिक वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या, इन्हीं 15 लोगों ने सारे के सारे कस्टमर्स के साथ डील किया है, हर कस्टमर के साथ, यानी कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने एक ही कस्टमर के साथ डील किया। तो ये तो हमें लॉजिक के बेसिस पे फिल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट कॉलम है क्रेडिट लिमिट। सबसे पहली चीज, क्रेडिट लिमिट आपको अमाउंट के बारे में, मनी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसके डेटा को चेंज कर दो एक करेंसी सिंबल फिक्स्ड डेसिमल नंबर में। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे वो कॉमा डॉट डबल जीरो कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। जब आप इस डेटा को सेव कर लोगे तो आपके ओरिजिनल फाइल में भी वो करेंसी सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अभी क्रेडिट लिमिट है कि आप कितना क्रेडिट यानी कितना लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर किसी कंज्यूमर या किसी कंपनी के आगे 0 लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ये हैवेल कंपनी के आगे 0 लिखा है, इसका मतलब ये और फर्दर लोन के लिए और क्रेडिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि गलत नहीं है अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ 0 चेंज नहीं करना। और अगर मैंने यहाँ नंबर्स में चेंज किया, सारा डेटा चेंज हो गया, ना कोई एम्प्टी ना कोई एरर, इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड होगा डेटा। अगर कुछ भी एरर या एम्प्टी होता तो यहाँ पर मुझे शो हो जाता। ठीक है, तो ये कस्टमर्स टेबल तो मेरी कंप्लीटली तैयार हो गई अभी फिलहाल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, होम पे आता हूँ, वापस से क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद जो जो चेंजेस मैंने करे वो सारे चेंजेस यहाँ पावर बीआई में सेम होते हुए मिलेंगे अभी मुझे, सेव होते हुए। तो आप यहाँ टेबल व्यू पे जाओ, लास्ट पे आप यहाँ पर कौन सी टेबल है, कस्टमर्स टेबल। ये रही क्रेडिट लिमिट। ठीक है, कॉलम। अच्छा, यहाँ से आप करेंसी सिंबल ऐड कर सकते हो अब, ये इनमें से कोई भी, जैसे कि इंडियन करेंसी के लिए इसमें भी हिंदी रुपीस बता दो, बस ए बी सी डी ई इंग्लिश इंडिया के नाम से, ये रहा, इंग्लिश इंडिया के नाम से आ रहा है और हिंदी के नाम से भी होगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे करेंसी सिंबल ये ऐड हो गया है। अब ये डेटा फिलहाल देखने के लिए कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जिसमें से ये आपकी कस्टमर्स टेबल है। अगेन मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं फाइल को सेव कर देता हूँ कहीं पे। तो आपको यहाँ देखो सेव का ऑप्शन मिल रहा है, नहीं तो यहाँ फाइल पे क्लिक करोगे तो आप ये सेव, शेयर, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहली बार ही सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे सेव एज करते हैं और ब्राउज दिस डिवाइस, अपनी लोकेशन आप पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन प्रोवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पे, हाँ, जो पावर बीआई में हम जो काम कर रहे हैं वो नॉर्मल एक्सेल में सेव कर लेंगे। ये जो स्टेटस कर रहे हो ये नॉर्मल एक्सेल करके आएगी सेव? नहीं, PBIX पावर बीआई का एक्सटेंशन होगा। अच्छा, मतलब उसी फॉर्मेट में ओपन होगा? हाँ, तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ।
पावर बीआई के नाम से, एंटर। और मैं यहाँ पे क्लासिक वाली फाइल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये फाइल आपकी सेव होगी इन फॉर्म ऑफ PBIX, पावर बीआई फाइल। PBIT, पावर बीआई टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली आपने जैसे एक्सेल में देखा था कि आपको बने बनाया कुछ एक छोटा मोटा मॉडल तैयार मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये है PBIP, पावर बीआई प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल आपको ऑनलाइन जो पावर बीआई सर्विस होती है उसमें अपलोड करने के लिए चाहिए हो तब। हाँ, हमें फर्स्ट वाला यूज करना है, पावर बीआई फाइल्स। सेव कर देंगे इसे, ठीक है। अब मेरी फाइल सेव हो गई है, तो ये रहा लास्ट सेव टुडे 1:29 PM, ठीक है। अगेन हम आते हैं फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे। कुछ और यहाँ पे स्टेप्स बचे हैं ट्रांसफॉर्म के। अभी तो हमने अपनी एक टेबल पे काम किया है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड टेबल एम्प्लॉइज पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ पे देखो 23 डिस्टिंक्ट 23 यूनिक अलग अलग एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम ऐसे अलग अलग दिया है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम कंट्रोल एंड देन लास्ट नेम, ठीक है। और मैं इसको करना चाहता हूँ मर्ज, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ और मैं मर्ज कॉलम पे क्लिक करता हूँ कि एक स्पेस ऐड हो जाए, कॉलम का नाम आ जाए। ये एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय नेम, एंटर, ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट एम्प्लॉय नेम आ गया। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। ये कोई स्पेशल कोड प्रोवाइड किया गया है इन सभी लोगों को। इसमें 2 डुप्लीकेट है ना सर? हाँ, 2 डुप्लीकेट्स हैं। नहीं, डिलीट तो हो ही सकते। डिलीट एग्जैक्टली ऐसे डिलीट नहीं होंगे, वो पूरी रो ही डिलीट कर देगा। तो फिर हमने इसको तो सर ये चेंज करना जरूरी है अगर ये डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप। मान लो कि मेरा जो भी अमाउंट है वो टेक्स्ट में लिखा रह गया और बाद में जाके मेरे को टोटल अमाउंट पता करना है, तो वो टेक्स्ट को ऐड ही नहीं करेगा। अच्छा, जैसे अभी हमने पढ़ा है ना टेबल कॉलम्स को मर्ज करना, ऐसे हमारे पास ना कोई कॉलम स्प्लिट भी हो सकता है। कैसे? मान लो मैं यहाँ पर जो ईमेल है इसका फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम जो है ये अलग अलग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉलम सेलेक्ट करना है आपको, ट्रांसफॉर्म पे आना है, आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट कॉलम के नाम से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा देखो आपका जो डाउट था मिस्टर मिसेस ऐड करना है, एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म पे आना, आपको फॉर्मेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो ये रहा, आप यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर वो जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगा, सिर्फ MR और MRS ऐसे ही ऐड करेगा बस, ठीक है। कॉलम सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे इस कॉलम में मुझे पता है @ एक ऐसा सिंबल है जिसके बेसिस पे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में वैल्यूज डिवाइड हो सकती है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस कॉलम को स्प्लिट करना चाहता हूँ। अच्छा, स्प्लिट कैसे करना है? क्या मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके स्प्लिट करना है, या मुझे पोजीशंस बतानी है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे जाके करना है? यहाँ पे डेलीमीटर एक स्पेशल सिंबल होगा, आप क्या कर सकते हो, और लोअर केस टू अपर केस की स्टार्टिंग तो लोअर केस से होगी, जैसे ही अपर केस आएगा, अपर केस आते ही कॉलम स्प्लिट हो जाए। इसका उल्टा कि अपर केस होगा उसे छोड़ दे, जैसे ही लोअर केस कोई भी नया वर्ड स्टार्ट होगा वहां से स्प्लिट कर दे। डिजिट टू नॉन डिजिट, पहले आपको कुछ नंबर लिखा होगा, बाद में कुछ नाम लिखा होगा, तो जैसे ही नाम आए वहां से स्प्लिट कर दे। और इसका जस्ट उल्टा, नॉन डिजिट टू डिजिट, कि किसी का नाम लिखा है बाद में नंबर लिखा है तो वो नंबर सेपरेट होकर अलग कॉलम पे आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ बाय डेलीमीटर करेंगे फिलहाल, कि आप देखो खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि @ एक आपके पास डेलीमीटर है, कॉलन, कॉमा, इक्वल, सेमीकोलन, ये तो हो सकता है, कस्टम आप अपना खुद का बता सकते हो, जो कि यहाँ पे @ है। अच्छा, क्या जितनी बार @ आएगा उतनी बार कॉलम को स्प्लिट करना है? तो इसका मतलब है ईच अकरेंस ऑफ डेलीमीटर, या आपको पहली बार ये @ मिल जाए तो स्प्लिट करना है, या सबसे लास्ट बार जो आपको @ मिले वहां स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही है तो मैं ईच अकरेंस पे क्लिक कर देता हूँ,
एंड ओके प्रेस करते हैं तो देखो वो @ हट चुका है। यहाँ पर आपको email 1 email 2 दो अलग-अलग कॉलम स्प्लिट होके मिल जाएंगे। ठीक है, जरूरत नहीं थी इसकी यहाँ पे, लेकिन जस्ट फॉर द लर्निंग कि स्प्लिट कॉलम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ ऑफिस कोड गिवन है कि कौन सा एम्प्लॉय किस ऑफिस में काम करता है। ठीक है, रिपोर्ट्स टू किसे रिपोर्ट करना होता है। अब देखो बात क्या है कि सपोज मैं ये 2 पर्सन की बात करता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट और ये सेल्स जो है ये रिपोर्ट करता है 1002 को। 1002 कौन है? 1002 में चेक करता हूँ, ये डायना मर्फी 1002 है। ये जो डायना मर्फी है ये कौन है? प्रेसिडेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, जो सेल्स मैनेजर है वो वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करेगा? प्रेसिडेंट तो किसी को रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका काम तो बाकी सभी लोगों से काम करवाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे नल लिखा है। तो इस नल वैल्यू को अगर मैं सपोज ऐसे चेंज करता भी हूँ कि क्या एक से ज्यादा नल वैल्यूज है या एक ही नल वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे NULL नल को रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल केस नल में, एंटर प्रेस करा। आप यहाँ पर देखो एक नल देखने के लिए मिल गया। आप यहाँ 4% पे अपना माउस लेकर आओगे तो आपको दिखेगा अभी कि एक ही वैल्यू है जो एम्प्टी है, और वो नल वैल्यू मुझे एम्प्टी वैल्यू यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये तो लॉजिकली गलत नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी और को रिपोर्ट नहीं करे, तो हम यहाँ पे नल वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे फिर। ठीक है, तो ऐसे भी केस हो सकते हैं आपके पास कि आपके डेटा में जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सभी को आप नल के साथ भी डील कर लें। अब जैसे रिपोर्ट्स 2 है, पहले यहाँ पे लिखा था नल, तो इसीलिए ये टेक्स्ट टाइप का डेटा था। अभी यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा इसे होल नंबर में। तो आप यहाँ देखो 4% एम्प्टी, 96% बाकी फिल्ड आ गए। फिर आते हैं ऑफिस टेबल पे। ये 7 ऑफिस लोकेशंस हैं। ठीक है, इनकी सिटीज गिवन है, फोन नंबर गिवन है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 अगेन देखो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये स्टेट एंड कंट्री यहाँ पर गिवन है, और उसके बाद पोस्टल कोड गिवन है। तो मुझे वही काम करना है जो पहले किया था। सबसे पहले तो एड्रेस लाइन 2 में रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल केस नल को स्मॉल केस नल में। सेम काम करते हैं यहाँ भी, रिप्लेस वैल्यूज। यहाँ देखो टेरिटरी में NA लिखा है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब मर्जी है, चाहे तो आप नॉट एप्लीकेबल रहने दो, नहीं तो आप यहाँ पे इसको भी नल ही कर दो। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एड्रेस लाइन 1 कंट्रोल एड्रेस लाइन 2 दोनों सिलेक्ट किया, देन मर्ज कॉलम, सेपरेटर इज स्पेस, या फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, कॉलम का नाम होगा एड्रेस लाइन या एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, अगेन स्टेट और कंट्री को मैं यहाँ पे फिर से मर्ज कर देता हूँ, और सेपरेटर इज अगेन अ कॉमा, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ कंट्री। ओके, ठीक है, तो अब ऐसे लिखा आ रहा है, ये रहा CA USA MA USA, और यहाँ पे ये कॉमा फ्रांस एंड कॉमा UK एंड ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, ऑफिस टेबल भी कंप्लीट। फिर आते हैं ऑर्डर डिटेल्स पे। ठीक है, आपने सेव कर लिया है ऑफिस को? जब भी एक बारी जैसी मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा सारा सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, हाँ क्योंकि फर्स्ट में हमने पास दे दिया। हाँ। अच्छा, ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास यहाँ पे कितने टोटल 4 कॉलम्स है। ठीक है, ऑर्डर नंबर, एक एक पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर है, नंबर्स फॉर्म में है। प्रोडक्ट का कोड टेक्स्ट फॉर्म में है। क्वांटिटी ऑर्डर्ड नंबर्स में है, गिवन है। प्राइस ईच डेसिमल नंबर्स में है।
ऑर्डर लाइन नंबर 1 2 3 4 ये भी नंबर्स में है। यहाँ पर चेंज करने के लिए कुछ ऐसा खास है नहीं। फिर आते हैं ऑर्डर्स पे। यहाँ पे अगेन वही ऑर्डर नंबर जो ऑर्डर डिटेल्स में थे, ऑर्डर डेट किस दिन ऑर्डर किया गया, उसको कब डिलीवर करने के लिए आपने शो किया, रिक्वायर्ड डेट क्या है, शिप डेट कितनी तारीख को आपका ऑर्डर शिप हो चुका था, शिप का स्टेटस कि 6 डिस्टिंक्ट है 0 यूनिक कि देखो बार बार या तो ऑर्डर शिप हुआ होगा, शिप के अलावा और क्या क्या वैल्यूज होंगी, डिस्प्यूट, इन प्रोसेस, होल्ड, रिजॉल्व या कैंसिल हुआ होगा ऑर्डर। इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें एबीसी वाले इसमें राइट हैंड साइड में हाँ कमेंट्स, ना ला लेना। कमेंट्स में देखो जिसने कोई कमेंट नहीं करा उसको यहाँ पे हाथ से लिखकर नल यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, रीजन बीइंग कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा नल ही है। आप यहाँ पे रिप्लेस करो कैप्स लॉक नल को और इसे यहाँ पे कर देते हो, तो आप यहाँ देखो 75% डेटा आपका नल ही है। अगर यहाँ पे कमेंट्स ज्यादा होते, कंज्यूमर फीडबैक ज्यादा होता, तो मैं अपने डेटा में स्टोर जरूर करता इसको कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीडबैक हो सकता है मैं इस कॉलम को किसी नई टेबल में क्रिएट करता और ना मैं क्या करता, हर जितनी बार भी स्पेस आया है उतनी बार मैं कॉलम को स्प्लिट कर दूं कि क्या कॉमन कॉमन वैल्यूज मुझे देखने को मिली है। जैसे आप अगर जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हो तो मान लो आप एक फोन खरीदने जा रहे हो, तो रिव्यूज में ना एक एआई समरी मिल जाती है आपको जो बोलता है कि मैक्सिमम कस्टमर सेड कि कैमरा इज गुड, मैक्सिमम कस्टमर सेड दैट बैटरी इज गुड। तो वो कैसे पता चलता है कि जिन लोगों ने भी कमेंट्स परफॉर्म दिए हैं ना, जितनी बार उन्होंने कैमरा और गुड वर्ड एक साथ इस्तेमाल करा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैमरा अच्छा है या बैटरी अच्छी है या क्या अच्छा है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मेजोरिटी ऑफ डेटा ही हमारा यहाँ पे नल ही है। आप चाहो डेटा आपको यहाँ पे रखना है रख लो, अगर कोई भी कॉलम डिलीट करना हो तो कैसे होता है, कॉलम सिलेक्ट किया, एक तो ऑप्शन यहाँ दिख ही रहा है आपको होम पे रिमूव कॉलम, राइट क्लिक करके रिमूव करोगे, यहाँ से भी कॉलम पूरा रिमूव ही हो जाएगा। इसमें वैल्यू डिलीट नहीं किया ना, जैसे पहले मैं पूरी रो डिलीट कर दी थी, इसमें पूरा इसमें कॉलम डिलीट किया है, कॉलम हाँ। डिलीट हुआ है ना। फिर है यहाँ पर कस्टमर नंबर कि किस किस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करे हैं उसका यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर देखने को मिलता है। हाँ होल नंबर में है, कोई एरर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है यहाँ पे सारा डेटा। फिर आता है पेमेंट पे, अगेन कस्टमर नंबर, चेक नंबर, पेमेंट की डेट लिखी है, कितना अमाउंट का पेमेंट आया वो लिखा है। सर चेक नंबर दो, ये दो में है, नंबर भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, तो इसी ले लिया। हाँ इसलिए इसने टेक्स्ट ले लिया अपने आप। सही है। हाँ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन में देखो क्या है कि ये ना मेरी हेडिंग होनी थी कि प्रोडक्ट लाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन, HTML और इमेज ऐसे करके ना ये हेडिंग होनी थी, लेकिन ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे नाम लिख दिया। तो आप क्या करोगे कि आप ट्रांसफॉर्म पे जब जाते हो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो फर्स्ट रो थी अब वो आपकी हेडिंग में चेंज हो गई है। तो आपको ये लिखा है कि यहाँ पे कुछ कार्स हैं, मोटरसाइकिल है, प्लेन, शिप, ट्रेन, ट्रक और विंटेज कार्स है। इस सारा डेटा में ऐसा क्यों उसने नहीं लिया कंसीडर, ऐसा क्यों CSV फाइल में, ओरिजिनल CSV फाइल में ही ऐसा होगा। हाँ उसमें भी तो हम डैशबोर्ड बना रहे थे तब नहीं तब भी आ रहा था भी ट्रांसफर करना। मेरा तो डेटा यही ट्रांसफर करके याद है सर मेरे लैपटॉप पे, तो मैंने तो यही फीचर यूज किया था, ट्रांसफर मैंने भी ट्रांसफर किया था। फिर है डिस्क्रिप्शन कि अगर क्लासिक कार कोई लिखी है तो उसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे प्रॉपरली फुली डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। तो ये भी जरूरत है। हाँ उतना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी। फिर है HTML यानी वेबसाइट की ना यहाँ पर लिंक आने वाली थी जो कि नहीं है, और यहाँ पे कोई इमेजेस आने वाली थी जो कि नहीं है। तो अच्छा कॉलम जरूरी नहीं है। हाँ ये 2 कॉलम जरूरी नहीं है। फिर है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोड है, प्रोडक्ट का नाम लिखा है कि एग्जैक्ट कौन सा प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट लाइन यानी कि वो मोटरसाइकिल है, कार है, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, वेंडर जिन्होंने खरीदा है वो लोग कौन है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी है, एक एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी इन स्टॉक, देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है ये नंबर्स फॉर्म में है और 100% डेटा फील्ड है कि कितनी क्वांटिटी है, बाय प्राइस उन्होंने कितने में खरीदा, और MSRP मैक्सिमम सेलिंग रिटेल प्राइस उन्होंने कितने में बेचा।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डेटा क्लीनिंग वाला प्रोसेस अभी तक कंप्लीट होता है कि हमने डेटा को क्लीन किया है। सेव कर दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पे होम पे जाके इसे क्लोज एंड अप्लाई पे करता हूँ। जब मैंने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करा तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स ही सेव हुए हैं, सिर्फ फाइल सेव नहीं हुई। फाइल सेव करने के लिए जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर जो सेव वाला बटन है, अगेन इस पे एक बार सेव क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मेरी फाइल में सेव हो गया। ऑटो सेव हो जाएगी सारी फाइल। पहले आपने एक फाइल को सेव कर दिया था, हाँ अब सारी ऑटो सेव हो जाएगी। हाँ, ये सारी फाइल अब इसी पावर बीआई फाइल के अंदर है। नहीं, आपने पहली वाली वहाँ पे डेस्कटॉप पे करी थी ना? नहीं, एक फोल्डर में करी है मैंने अलग से। तो मेरा वही पूछना, तो ये आपने करी है? हाँ, देखो कैसे कि मैं यहाँ पे ना अभी मैंने सेव बटन पे क्लिक करा इस पे, मैं यहाँ से पावर बीआई बंद कर देता हूँ और मैं आता हूँ वापस से सपोज इस फोल्डर में जहाँ मैंने इस फाइल को सेव किया। ये मेरी फाइल है, ये रही, अभी एक ही है क्लास के नाम से। डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारे लिए पावर बीआई की एक फाइल है। इस पावर बीआई के अंदर सीएसवी वाली 6 फाइल्स हैं। अच्छा, आपने मेन फाइल सेव की है? हाँ, तो आप जब यहाँ पे टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे हमें आपको जैसे कोई होमवर्क दोगे तो हमें ये मेन फाइल शेयर करनी है। मेन फाइल ऐसे करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगी। टेबल व्यू पे क्लिक करना है तो आप देखो यहाँ पे सारी टेबल देखने को मिल जाएंगी अब आपको। अपना वो टाइम ले रहा है, हैवी सॉफ्टवेयर है ना। आ गया, ठीक है। जो जो भी हमने चेंजेस किए होंगे वो सारे चेंजेस के साथ सेव हो गए। जैसे यहाँ पर देखो हमने एड्रेस में वो कंप्लीट एड्रेस ले आए और कंट्री में ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप सभी का भी इतना काम है, मैं ये वाली फाइल शेयर करूंगा जिप फॉर्मेट में। ठीक है, आपको भी डेटा क्लीनिंग तक पूरा पावर बीआई इंस्टॉल कर लेना और डेटा क्लीनिंग तक कंप्लीट कर लेना सारा काम। नेक्स्ट कल वाली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स फिर और बचेंगे कि और कैसे कैसे डेटा में इंसाइट्स गेन करनी है, क्या आपको एडिशन करना है, डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। तो सर ये पावर बीआई का मेन यूज, अब जैसे डेटा यहाँ आ गया इन द क्लास, इसका डैशबोर्ड बनाएंगे। हाँ, वही मेन वही होता है, मेन वही है। वो थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा है। टैबलू सर ये वो भी ऐसे ही होता है? हाँ, ऐसे ही है। टैबलू में कोडिंग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। छोटे मोटे उसमें फंक्शंस वगैरह हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, कोडिंग वाला पार्ट उसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझ आया सभी को ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं? सर मेरे को कुछ पूछना है। हाँ, बताओ बताओ। सर ये जैसे आपके में यहाँ पर जैसे मैंने पावर बीआई ऑन करा है तो आपके जो ये बंश हो रहे हैं होम करेक्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है। सर मेरे में आ रहा है होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज। दिखाओ एक बार स्क्रीन शेयर करना। एक सेकंड। सर ये ऑफिस में हो रहा है। हाँ, अभी तक डेटा इंपोर्ट नहीं करा ना आपने? अच्छा, मतलब एक मिनट रुको। सर ये रिबन्स ऐसे शो हो रहे हैं मेरे को। होम पे डबल क्लिक करना, होम पे डबल क्लिक करो। मेरे को ऐसे तो आता था। ऑप्शंस हाइड हो रहे हैं ना उनके में। सर नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा, तो फिर ये ना शायद से न्यूअर वर्जन में ऐसे ही आ रहा है, एक बार ओपन करके देखना आप भी। मेरा भी यही आ रहा है। 3 बार क्लिक करना होम पे। सर नहीं हो रहा अभी कुछ। बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऐसे ही। सर एक मिनट जल्दी से लगाओ। कौन सी शो है? एक सेकेंड, मैंने बंद कर दिया, मैंने नोटिस किया था। नहीं लग रहा है? एक सेकेंड।
भी नहीं है। नहीं मैंने भी किया था ना क्लिक, तो नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि बाद में आ जाएगा, कुछ टाइम हो गया। देखो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड देखना, स्क्रीन देखना मेरी वाली। जैसे आप बता रहे हो ऐसा कुछ आ रहा होगा ना, वो ऑप्शन प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहे होंगे। हाँ जी सर, सेम ऐसे ही है। हाँ, इधर राइट साइड में देखो एक ना ऐसे बटन होगा, ये एरो मार्क बटन होगा यहाँ पर, इस पे एक बार क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करके ये ऑप्शंस आपको विजुअली सामने आ जाएंगे। ठीक है, सर राइट एक साइड में सेकेंड। एरो मार्क। हाँ हाइड हो नहीं हाइड हो गए थे ना, सर क्लिक करा आगे वापस। हो गया आपसे। हो गया। आ गया। हाँ जी। चलो बाकी और सभी को क्लियर है, कुछ पूछना है किसी को? सर अभी तो आपने ये CSV फाइल बताई थी ना हमें, इसी में एक्सेल भी कर लेंगे। सेम यही है। इसमें हम वो वाली फाइल यूज कर सकते हैं जो हमने ये मैक्रो वाली बनाई थी। ठीक है, फिर एंड करें आज के लिए।